नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार वैष्णव स्वागत करता हूं आपका मेवाड़ डिजिटल क्लास में। आज हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्रिया और क्रिया के भेदों के बारे में हमने बात की थी, है ना। तो पहला पढ़ा था हमने कर्म के आधार पर क्रिया। तो मैं आपको समझा देता हूं पहले, फिर हम लिख लेंगे इसको कर्म के आधार पर। देखो कर्म क्या होता है, सबसे पहले बात होती है कर्म। तो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो किस हेतु किया जा रहा है उसी को हम कर्म मानते हैं। और सीधी सीधी बात करें तो वाक्य में मैंने आपको कल भी बताया था, एक होता है कर्ता, एक होता है अपने पास कर्म और एक होता है अपने पास क्रिया। देखो वाक्य पूर्ण जो है वो कर्ता और क्रिया से भी हो जाता है, लेकिन हमारे पास तीन चीजें हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब इसका प्रभाव अगर कर्म पर पड़ता है तो वाक्य सकर्मक होगा, सकर्मक। और अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वाक्य होगा अकर्मक। अ का अर्थ होता है नहीं कर्म यानी कर्म, जहां कर्म मौजूद नहीं होगा या कर्म जो होता है वो गौण हो जाता है, छिप जाता है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जहां वाक्य में कर्म पाया जाता है वहां पर सकर्मक होती है। अब हमारे पास सबसे बड़ी होती है कि इसकी पहचान कैसे करें। कर्म की पहचान, कर्म की पहचान करने के लिए हमें वाक्य में क्या करना पड़ेगा, क्या, या, किसको, किसकी, किसके, इनसे पर्सन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूं राम आम खाता है, यहां पर खाने का जो प्रभाव है क्रिया हो गई, ये क्या है हमारे पास क्रिया है, ये हमारे पास कार्य को करने वाला है कर्ता। अब इसमें एक चीज और आई है, अब ये कर्म है या नहीं इसका हमें पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने पहचान की क्या और किसको से पर्सन, तो इससे पर्सन बन जाएगा राम क्या खाता है, और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा राम जो है वो आम खाता है। तो यहां पर आम हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो क्रिया का प्रभाव जब हमारे कर्म पर पड़ता है और कर्म मौजूद होता है तो वाक्य क्या सा हो जाता है, सकर्मक हो जाता है। अब मैं लिखूं दिनेश खेलता है, तो यहां कुछ ना कुछ तो खेल रहा है, लेकिन यहां पर जो हमारा कर्म है वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, अद्वितीय है, दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां पर दिखाई नहीं दे रहा है वो वाक्य कैसा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। या फिर सीधी सीधी चीज है, लॉजिक लगाना चाहते हो तो इसमें लॉजिक भी लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी लॉजिक गलत हो जाता है। कैसे, जैसे यहां पर हम देखते हैं राम आम खाता है, तो हमें पता है कि जो कर्म खत्म होगा या कर्ता खत्म होगा, इसमें सबसे पहले खत्म होने वाली चीज कौन है, आम है। तो आम हमारे यहाँ पर कर्म हो गया। यहां पर खेलता है, तो जो भी खेल खेल रहा है, खेल कभी खत्म नहीं होते हैं, तो दिनेश को ही थकना पड़ेगा इसमें। तो जहां पर क्रिया का प्रभाव, थकने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, दिनेश पे पड़ेगा, या खाने का प्रभाव राम पर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, उसको आनंद आएगा, लेकिन आम एक समय बाद में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लॉजिक लगाते हैं। जैसे किसान खेत जोतता है, ये मैंने लिखा है। अब इसमें सकर्मक है या अकर्मक है, तो कभी कभी लगेगा हमें कि ये खेत जो है वो हमारा कर्म हो सकता है, लेकिन प्रश्न बनाओ किसान क्या जोतता है, क्या खेत, तो उत्तर मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको बता दूं कि स्थान विशेष जो भी होगा, किसी भी स्थान का नाम होगा, वो हमारे कर्म नहीं होगा, उसे हमें कर्म नहीं मानते हैं। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे बस स्टैंड हो, कोई भी हो, रेलवे स्टेशन हो, तो वो व्यक्ति विशेष जहां पे स्थान विशेष आ जाएगा वहां पर कर्म नहीं माना जाएगा, उसे हम अकर्मक वाक्य ही मानेंगे। अब इसकी अकर्मक और सकर्मक की पहचान और परिभाषाएं देखते हैं हम। कि देखो कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, आपको मैंने बताया था कर्म के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। और सामान्यतः भी क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की
होती है। पहली है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव, मैंने आपको ये बताया था कि क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी बात, वाक्य में कर्म क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। जैसे राम आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। तो यहां पर आम जो हमारा है कर्म हो जाएगा। राम क्या खाता है? प्रश्न बन रहा है, प्रश्न का उत्तर मिल रहा है आम। छात्र पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। दूसरा होता है पिता पुत्र से गाड़ी चलवाता है, तो क्या चलवाता है? किससे चलवाता है? दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तो हमें ध्यान है ये एक कर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है। ये भी आपकी एक कर्मक क्रिया है। इसमें आपके दो कर्म मौजूद है, तो ये आपकी हो जाएगी द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। तो जहां दो कर्म मिलेंगे द्विकर्मक। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि कर्म के आधार पर सकर्मक क्रियाएं जो होती है उसके दो प्रकार होते हैं। अब दूसरी बात है कि हमें कर्म का पता कैसे चलेगा? तो जो भी दिया गया वाक्य है उस वाक्य में हमें क्या से, किसको से या किससे प्रश्न बनाएंगे, और प्रश्न बनाने पर जो उत्तर प्राप्त होगा हमें, वह उत्तर ही हमारा क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। यदि दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, तो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी या बहुकर्मक कहलाएगी। और दूसरा, अगर एक ही प्राप्त हो रहा है उत्तर, तो वो एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से हम कर्ता का पता लगाएंगे, तो कौन, कर्ता का पता लगाने के लिए हमें कौन से प्रश्न बनाना होगा, और जो उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा कर्ता होता है। देखो, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। एक कर्मक में एक कर्म प्राप्त होगा, द्विकर्मक में दो कर्म प्राप्त होंगे। जैसे एक कर्मक क्रिया की बात करें कि जिस वाक्य में एक कर्म मौजूद होगा, सीधी सीधी परिभाषा है, जहां पर एक कर्म मौजूद होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अगर यहां पर मैदान शब्द लिख देता मैं, मोहन मैदान में खेलता है, तो मैदान स्थान हो जाता और स्थान अकर्मक का उदाहरण बन जाता। सुरेश मिठाई खाता है, तो क्या खाता है? मिठाई खाता है। मीरा गीत गाती है, मीरा क्या गाती है? गीत गाती है। भंवरा फूलों का रस पीता है, तो भंवरा क्या पीता है? तो फूलों का रस पीता है। तो ये सारे के सारे हमारे एक कर्मक क्रिया के उदाहरण बनते हैं। दूसरा द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। देखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म एक साथ मौजूद होते हैं उसे द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कुलदीप को पुस्तक दी, मैंने किसको क्या दी, क्या दिया? तो कुलदीप और पुस्तक जो यहां पर क्रिया हमारे कर्म हो जाएंगे। श्याम ने राधा को रुपए दिए, श्याम ने श्याम ने राधा को रुपए दिए, तो यहां पर राधा और यहां रुपये। पिता पुत्र से कपड़े धुलवाता है, तो पुत्र और कपड़े, यहां पर ये दोनों कर्म हो जाएंगे। अब यहां पर एक कर्म गौण होता है और एक कर्म मुख्य होता है, तो ध्यान रखना दो कर्म होते हैं, एक मुख्य होता है और एक गौण होता है। अब हम आगे चलते हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का देखो नाम से स्पष्ट है, ए का अर्थ होता है नहीं और कर्म का अर्थ होता है कर्म। जहां पर कर्म मौजूद नहीं होगा वहां पर अकर्मक क्रिया होती है और यहां कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, यहां कर्म होगा ही नहीं तो प्रभाव पड़ेगा भी नहीं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में कर्म मौजूद नहीं रहता है, नॉट स्थान विशेष कभी भी कर्म नहीं
होता है। ध्यान रखना स्थान विशेष का, कहीं पर भी आपको लगेगा है ना, वहां स्थान विशेष होता है। जैसे गीता गाती है तो यहाँ पर केवल कर्ता है और क्रिया है, और ये एक सहायक क्रिया है। यहाँ पर श्याम हंसता है, बच्चा खेलता है, महेश जा रहा है, और ये स्थान विशेष हो गया। और यहां से प्रश्न भी बनाएंगे तो कहां जा रहा है, कहां से प्रश्न बनेगा, कौन से नहीं। जैसे मान लो पक्षी आकाश में उड़ता है, ये वाक्य आ गया। और इस वाक्य में आपसे पूछे कि अकर्मक है या सकर्मक है, तो आप सबको मैंने बता दिया नोट लगा के, पक्षी यहां पर क्या है, करता है, आकाश यहां पर स्थान है, ये यहां पर प्रसर्ग है, इसको हम कारक भी बोलते हैं, उड़ना यहां पर क्रिया है। तो यहां पर कर्म का कहीं प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो ये अकर्मक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। ये स्थान विशेष है। अगर आप लॉजिकल देखना चाहते हो तो बताओ कि उड़ने का प्रभाव पक्षी पे पड़ेगा या आकाश पे। भाई आकाश थोड़ी थकेगा, पक्षी को ही उड़ते उड़ते थकान हो जाएगी और पक्षी नीचे आके बैठ जाएगा। तो यहाँ आकाश पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब ये सारी जितने भी क्रियाएं पढ़ा रही हैं, यहाँ जरूरी नहीं है कि एक सकर्मक क्रिया है तो उसमें अन्य कोई क्रिया ही नहीं होती है। उसमें सहायक क्रिया भी हो सकती है, उनमें संयुक्त क्रिया भी हो सकती है, उनमें प्रेरणार्थक क्रियाएं भी हो सकती है। तो बहुत सारी क्रियाएं एक साथ मौजूद हो सकती है। लेकिन जहां सकर्मक होगी वहां पर अकर्मक नहीं होगा, और जहां अकर्मक होगी वहां पर सकर्मक किसी भी हालत में नहीं होगा। ये आज की हमारी क्लास जो थी केवल अकर्मक और सकर्मक को लेकर थी, है ना। इनको लिख लेना, समझने के बाद लिखने में आनंद ज्यादा आता है। तब तक के लिए ओके। हम कल पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक रचना, बनावट और प्रयोग के आधार पर जो 8 प्रकार की क्रियाएं होती है, वो 8 प्रकार की क्रियाएं हम कल अपनी क्लास में देखेंगे।